Alaikum. Today our topic of discussion is about sampling types in research methodology. इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सैम्पलिंग होती क्या है, उसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी यूज़ होने वाली हैं और सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होती है। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग इज द प्रोसेस है ऑफ सेलेक्टिंग सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पॉपुलेशन के अंदर से कुछ डेटा सेगमेंट निकालते हैं जिनसे हमने डेटा कलेक्ट करना होता है। सो दिस इज नोन एज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कौन कौन सी है? नंबर वन पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या है? जिनसे हमें डेटा लेना होता है, जो जिस पे हमारी पूरी रिसर्च बेस कर रही होती है। देन आती है सैम्पल। सैम्पल क्या होता है? जो पॉपुलेशन का एक सेगमेंट होता है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम इतने बड़े पूल ऑफ यूनिट से डेटा कलेक्ट करें। तो हम फिर उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स को देखते हुए सेम एट्रीब्यूट का डेटा निकाल लेते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं सैंपल। फिर आ जाता है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है कि डेटा इन द लिस्टिंग ऑफ ऑल द यूनिट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल विल बी सिलेक्टेड। अब लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी में अगर कोई रिसर्च हो रही है रिगार्डिंग स्टूडेंट या जॉब से रिलेटेड किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है, तो वो कहाँ से डेटा लेंगे? वो लेंगे स्टूडेंट की आप कैसे ईमेल लिस्ट से कि कितने स्टूडेंट हैं, उन्हें ईमेल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किसको जॉब मिल गई है या किसको नहीं मिली है। तो ये क्या हो गया? ये इसके सैम्पलिंग फ्रेम हो गया। देन आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रेम। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है बेसिकली सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। एक क्लास है, उसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं, 20 मेल हैं, 80 फीमेल्स हैं। तो उसके अंदर से हम डेटा इस तरह, अगर हमने 20 का सैंपल साइज निकालना है तो क्या रेशियो को माइंड में रखते हुए लेट्स सपोज हम 4 मेल लेते हैं और 16 फीमेल्स लेते हैं, तो ये क्या होगा? हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो गया। देन आ जाता है जी सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या है जी? डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक। तो इसको कहते हैं जी हम सैम्पलिंग एरर। अच्छा, सैम्पलिंग एरर जो है ये क्यों होता है? उसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली पूरे जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, तो उसको वो डिफरेंस आ रहा होता है उसको हम अपनी रिसर्च में सैम्पलिंग एरर के कोटे में डाल देते होते हैं। इस सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात आ जाती है कि सैम्पलिंग टेक्निक्स किस तरह की होती है, तो वो दो तरह की होती है। एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। अब कुछ लोग इसको प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। आपको जो कहना आसान है आप वो कहते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि उसकी टाइप्स है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है, सिस्टमैटिक है एंड मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग है। व्हेयरएज इन नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है? कन्वीनियंस, स्नोबॉल एंड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग आ जाता है। अच्छा, इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो सबसे कॉमनली यूज होने वाली होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को आसान अल्फाज में समझना चाहें तो वो ये है कि हमारे पास डेटा गिवन है जो कि होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं, यानी कि एक जैसी एट्रीब्यूट्स वाला डेटा हो। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, तो 100 यूनिट में से हर यूनिट के चांस है कि वो डेटा में रेंडमली सिलेक्ट हो सकता है, चाहे वो 97 का डिजिट हो, चाहे वो 87 का हो, चाहे वो 85 का डिजिट हो, एटसेट्रा।
इट कैन बी ड्राइव फ्रॉम सैम्पलिंग फंक्शन, ये सैम्पलिंग फंक्शन के थ्रू भी ड्राइव किया जा सकता है, जिसमें सैंपल साइज को डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन के साइज से। तो इसको कहते हैं हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कि आप सिंपल लेकिन इसका एक शर्त ये है कि इसमें डेटा जो है होमोजीनियस होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में हम एक सैम्पलिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, एक स्टार्टिंग सैम्पलिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं रैंडमली। उसके बाद क्या करते हैं, एंड देन केसेस आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। इसमें दो चीजें होती है, नंबर वन एक स्टार्टिंग सैम्पलिंग पॉइंट और नंबर टू रेगुलर इंटरवल्स। लेट्स सपोज अगर मैं एक अपना कोई भी नंबर डिजिट 100 में से एक डिजिट सिलेक्ट कर लेती हूँ 5, एंड देन वी विल चूज, उसके बाद उसका मैंने एक इंटरवल सेट कर लिया लेट्स सपोज 10 का, तो हर डिजिट में मैं +10 ऐड करती जाऊंगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली सैंपल साइज आता जाएगा, जिसको कहते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सो क्या हुआ कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में 100 लेट्स सपोज डेटा है, तो उसमें हर एक यूनिट 1 से लेकर 100 तक कोई भी डिजिट रैंडमली सिलेक्ट हो सकता है। बट सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर हमने सबसे पहले एक इनिशियल हमारा सैम्पलिंग पॉइंट सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद हमने उसे रेगुलर इंटरवल्स के थ्रू अपने सैंपल साइज सेट करते जाते हैं। एंड नंबर सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में डेटा होमोजीनियस होना चाहिए। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को समझने के लिए ना आप स्टेजेस को देखें। सबसे पहले स्टेज में क्या है कि आपके पास डेटा सेट है, दूसरे स्टेज में क्या है कि आप उस डेटा सेट को फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपके पास 100 का डेटा है, उसको हम फर्दर डिवाइड करें ग्रुप ए में, ग्रुप बी में। ग्रुप ए में हम डाल लेते हैं 80 और ग्रुप बी में डाल लेते हैं 20। और हमारा जो हमने अब सैंपल साइज जो सिलेक्ट करना है, वो जो हमारा सैंपल साइज है वो 20 का है। तो हमने अब जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर से 20 का सैंपल साइज लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनको रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। इस टेक्निक को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, कि सबसे पहले हम डेटा सेट को स्ट्रेटास में सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद उस सब ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर हम उसके अंदर से हमने अपनी सैंपल साइज को निकालना होता है थ्रू रैंडमली सिलेक्शन। देन आ जाती है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि क्लस्टर सैम्पलिंग में ये होता है कि हम डेटा सेट के क्लस्टर्स बना लेते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के क्लस्टर्स हो सकते हैं कि हमारे पास लेट्स पर हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन है, कह लें कि 50 सिटीज़ हैं आपके पास, और हमने इन सिटीज़ में एक बिहेवियर को स्टडी करना है, लेकिन हम अब 50 सिटीज से डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, तो हम हमारे लिए अफोर्डेबल है कि हम सिर्फ 5 सिटीज से डेटा कलेक्ट कर लें थ्रू रैंडम सिलेक्शन। तो हम क्या करेंगे कि हम उन 5 सिटीज में से डेटा सेट निकालेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। तो दिस इज नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग। हमने एक डेटा को फर्दर क्लस्टर में डिवाइड कर दिया है जो कि हमारी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग था, और इस तरह हमने अपनी क्लस्टर सैम्पलिंग की टेक्निक को फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखें तो क्या लिखा है कि सैम्पलिंग टेक्निक इन विच वी डिराइव सैंपल्स आउट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उसमें से हमने अपने सैंपल्स को निकालना है। एग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, यानी कि पॉपुलेशन
वो डिफरेंट क्लस्टर के थ्रू डिफरेंट क्लस्टर्स को मिला के पॉपुलेशन बनी हुई है that are geographically disappeared and possibly unable to access at the same time। यहाँ पे कंपनीज हैं, वैसे आपको मैंने सिटीज की जैसे एग्जांपल दी है कि अगर 50 सिटीज हैं उनमें से हमने लेट्स सपोज कोई ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि उसका ट्रेंड क्या हो सकता है, कि वहाँ पे कौन सी कुजीन खाने की यूज़ करते हैं, कौन सी कुजीन यूज़ हो रही है, इटालियन हो रही है, एशियन हो रही है, हमने ट्रेंड फाइंड करना है। लेकिन हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम 50 सिटीज में जाकर डेटा कलेक्ट करें। उसके लिए क्या होगा कि हम पॉसिबली जो जहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं, लेट्स सपोज हम 5 सिटीज को एक्सेस कर सकते हैं, तो हमने वहां से डेटा कलेक्ट करना है। सो दिस इज नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में डेटा को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, जबकि क्लस्टर में ये 2 स्टेजेस पे डेटा होता है। बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की। तो इसमें सबसे पहली है, हम बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। कन्वीनियंस सैम्पलिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें डेटा को सैंपल साइज वो लिया जाता है जो इजी टू असेस होता है। A technique in which a researcher selects a sample that is convenient and easily accessible to the researcher. For example, क्या है, a researcher wants to conduct survey research on a manager behavior। तो वो क्या करेगा कि लेट्स सपोज अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में टीच कर रहा है तो वो उसी यूनिवर्सिटी के MBA एग्जेक्टिव क्लास के स्टूडेंट्स से डेटा कलेक्ट कर लेगा। तो दिस इज नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फिर आ जाती है स्नोबॉल। स्नोबॉल में क्या होता है कि थोड़े से चीज रोल होती थी बड़ी हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है कि लेट्स सपोज एक क्वेश्चनर हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और एक क्वेश्चनर लेते हैं। अब क्वेश्चनर को मैं लेट्स सपोज 10 अपने कॉन्टेक्ट्स में सेंड कर देती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी फर्दर अपने एटलीस्ट 10 कॉन्टेक्ट्स को फॉरवर्ड कर दें। तो इस तरह से क्या हुआ, मैंने 10 से स्टार्ट किया, होते होते वो 100 तक पहुंच गया। तो दिस इज नोन एज स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स। जो इसमें टेक्निक यूज होती है वो होती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि जैसे नाम बता रहा है कि कोटा एलोकेट कर दिया जाता है। जैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमारे डेटा सेट में से हम क्या करते हैं कि उसको फर्दर हम सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह कोटा में भी पहले डेटा को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। स्ट्रेटिफाइड में ये होता है कि उसमें होमोजीनिटी नहीं पाई जाती, जबकि कोटा में होमोजीनिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज एक लाहौर में कंपनी है, सिगरेट कंपनी, वो देखना चाहती है कि लाहौर में सिगरेट की कंजम्पशन कैसी है और वो देखना चाहती है कि किस एज ग्रुप में ज़्यादा ली जाती है, स्मोकिंग की जाती है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले वो 1000 का डेटा सेट लेंगे और उस 1000 के डेटा सेट को फर्दर डिवाइड कर देंगे डिफरेंट एज ग्रुप्स में। लेट्स सपोज वो 16 से देखना, 16 से 20 साल, फिर 21 से 24, 25 साल, 25 26 से फिर 30 साल, इस तरह से करते करते वो अपना एक डेटा सेट लेंगे और वहां से अपना डेटा कलेक्ट कर लेंगे। तो सो दिस इज नोन एज कोटा सैम्पलिंग टेक्निक, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की एक फॉर्म है।